हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव करेंटली विद मी। आज कुछ यूनिक करते हैं, आई मीन यूनिक इन द सेंस कि उन बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं जो हमारे यूट्यूब सेक्शन में या जो हमारा डेली डेडिकेटेड ग्रुप है आंसर राइटिंग सबमिशन का, मतलब जो कॉपीज आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो या आंसर लिखते हो प्रॉपरली, उसके लिए जो हमने ऑप्शन आप लोगों के लिए खोल रखा है। तो उन्हीं में से कुछ बच्चों के नाम लूंगा मैं आज, एंड ये इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो एफर्ट लगा रहे हैं वो मैटर करता है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एंड हम चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहो। सो लेट अस स्टार्ट। यूट्यूब पे जो कंसिस्टेंट बच्चे रहते हैं जैसे पवन पैरूरी भाई हैं, सौम्य शराफ, रिचा, लिपिका सिंह, ज्योति प्रकाश, ख्याति, रिया ठाकुर, देन @IIT, ट्री इन ट्यूब, एंड देयर आर सो मेनी। आई मीन 5 सितंबर आने वाला है तो मैं डेडिकेटेडली सबके नाम लूंगा जो एक महीने से कंसिस्टेंट रहे। बट अभी के लिए यही लोग हैं जो मुझे अभी याद रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाया, बट मैं जरूर उनका नाम लूंगा और रिकॉग्नाइज करूंगा एंड अप्रिशिएट, मैं मतलब इस चीज़ को करता हूँ। सेकेंडली, जो हमने यूट्यूब ग्रुप बनाया, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है जो 2026 के लिए डेडिकेटेड है, जो कि आपको इस डिस्क्रिप्शन में ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक आपको डायरेक्ट ले जाएगा। 15,000 बच्चे ऑलमोस्ट हैं इसमें, एंड अभी हमने स्टार्ट ही किया ये आंसर सबमिशन जो ऑप्शन आप लोगों के लिए खोल रखा है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे आई सी 50 कॉपीज जो है ना अपलोड हो रहे हैं, एंड कितना उसका फायदा है वो मैं आज दिखाऊंगा कि कैसे बच्चे अच्छे आंसर्स लिखते हैं। एंड बच्चे तो सीखते ही एक दूसरे के आंसर से, मैं जिन्हें कोशिश करता हूँ रिव्यू कर दूँ, उसके साथ साथ मैं भी कुछ आंसर्स जो है बच्चों के यूनिक पॉइंट्स मुझे भी सीखने को मिलता है, एंड आज मैं दिखाऊंगा कैसे। उनमें कुछ बच्चे जो हैं जैसे फॉर एग्जांपल दिव्यांशी शुक्ल हैं, या वी हैव देवेश भाई, वी हैव पुष्कर राज, देन अमित राज शर्मा, कॉफी मैन, प्रिया, देन वी हैव आई मीन सो मेनी। एक गौरव पटेल भाई हैं जो पहला कॉपी ऑलमोस्ट हर दिन डालते हैं, शालिनी, तन्नू, मतलब ढेर सारे बच्चे हैं, एंड मैं उन सबको उनके एफर्ट लगाने के लिए मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, ठीक है। एंड 5 सितंबर का आप लोग वेट करो। आते हैं हमारे पहले सेगमेंट पे, एंड दैट इज इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। पहले सेगमेंट में हम कोड डिस्कस करते हैं। कोड कहाँ से आता है? यूपीएससी मेंस एसए पेपर से आता है, और कोड के साथ साथ डिस्कशन में हम क्या चीज़ें रखते हैं कोड डिस्कशन में? पहला, हम उसका मीनिंग निकालते हैं। दूसरा, हम जो कीवर्ड से उसको आइडेंटिफाई करना मैं सिखाता हूँ, या उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन उसके निकाल सकते हो, सो दैट एसे को स्ट्रक्चर करने में या लिखने में आपको ईजियर हो। एंड देन जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है इस कोड से रिलेटेड, ठीक है। तो आज का जो ये है, ये 7th कोड है, या एसे कह लो, एसे का क्वेश्चन है 2025 का, और कल एक और होगा, मतलब आज एक और होगा जिसे मैं कल डिस्कस करूंगा, वो कर लेंगे। तो हमने 2025 का ऑलमोस्ट सारा एसे एक, मतलब वी कैन नॉट से कि हमने कंप्लीटली एसे को लिखा एंड ऑल, बट एक तरीके से हमने एक एप्टीट्यूड डेवलप की है। एंड ऐसे राइटिंग या एथिक्स जो है ना, मोर ऑफ योर कॉग्निटिव एबिलिटी, कितने आप स्किल्ड हो, मतलब एनालिटिकल आपकी एबिलिटी है, सोच पा रहे हो, वो मैटर करता है, और वही सीख रहे हो आप इस कोड सेगमेंट से। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली डीएम करते हैं इवन कमेंट सेक्शन में कि भैया बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है इस जो आप करवा रहे हो डेली प्रैक्टिस, 5 मिनट का प्रैक्टिस होता है। तो इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। सिंपल मतलब है, अपने आप को डेस्टिनेशन से अटैच नहीं करना है, जो जर्नी है ना उसको भी इक्वली एंजॉय करना है। बस डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोगों से बेटर कौन समझ सकता है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कि हम लोगों का एंड गोल है एग्जाम क्लियर करना, लेकिन बहुत कम ही बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये जो जर्नी है या उसके बाद की लाइफ, वंस वी क्लियर दिस एग्जाम, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यही एक कोट, इसका अगर मतलब निकालो तो लाइफ शुड नॉट बी अंडरस्टूड एज अ फाइनल पॉइंट, वी मस्ट रीच, आई मीन फाइनल पॉइंट में हमारा जो आज का इंटरप्रिटेशन क्या है, सक्सेस, वेल्थ, फेम, कार्स, हाउसेस, और जिस तरह से सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ना, ताना बाना इस तरीके से है ना, कि चीज़ें हमसे यही लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और इसी का मतलब लाइफ हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पे आपको दिखता है बहुत सारे ऐसे रील्स कि इतने मेरे व्यूअर्स थे, अब इतने हो गए तो मैं सक्सेसफुल हो गया, मेरे पास इतना 1 रुपये फुटी कौड़ी नहीं था, अब मैं मिलियनियर हो गया, मेरे पास वेल्थ आ गया। सोशल मीडिया, सोसाइटी, या मल्टीपल वेज हैं कि आप की जो सोच है ना वो यहाँ तक श्रिंक कर गई कि यही है लाइफ, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो इस कोट के थ्रू, ये बस हमारे लिए कोट एज अ क्वेश्चन नहीं है, हमारी लाइफ के लिए भी है, हम सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। तो बट एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस, ग्रोथ एंड डिस्कवरी, यहीं तक नहीं है ये। द रिचनेस ऑफ लाइफ लाइज इन हाउ वी लीव ईच मोमेंट। जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये मोमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, नॉट इन सम अल्टीमेट अचीवमेंट, ठीक है। सो अब मैंने 3 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट निकाले हैं, लाइफ, जर्नी एंड डेस्टिनेशन, या कह लो नॉट एज अ डेस्टिनेशन ऑल टुगेदर। लाइफ का क्या मतलब होता है कि आपका जो पीरियड है, मतलब कि लिमिटेड स्पैन, हम कितने 80, 90, 100 ईयर्स एवरेज जीते हैं। फिर वी हैव एज एन अपॉर्चुनिटी को भी लाइफ लोग देखते हैं, कैनवास टू क्रिएट मीनिंग। कई लोग देखते हैं ना, बहुत मतलब कि यूनिक लोग होते हैं ऐसे, एंड आई थिंक हम सब जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो भी ऐसे ही सोचते हैं। देन वी हैव एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बहुत लोगों के ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए, कि अपने तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, सोसाइटी की तरफ, या फ्यूचर जनरेशन की तरफ, एंड एज अ ग्रोथ, मतलब कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जर्नी क्या है?
कि कंटिन्यूअस लर्निंग जो पैथ हम फॉलो करते हैं, या जर्नी स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस से भरे होते हैं, ठीक है, ये भी जर्नी का पार्ट है, या जर्नी से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देन अनसर्टेनिटी भी होती है, ओके, आगे हमें नहीं पता क्या होगा। अभी हम यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, वी ऑल आर अनसर्टेन, वी डोंट नो कि एग्जैक्टली होगा क्या। देन जर्नी में रिलेशनशिप्स भी हैं जो हमें हमारी जर्नी को एक तरह से मोल्ड करता है, ठीक है, जो फेलो ट्रेवलर्स मिलते हैं इस जर्नी में, कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड, आपके स्पाउस, या कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स एंड ऑल। देन वी हैव डेस्टिनेशन। क्या है डेस्टिनेशन? किसी के लिए डेस्टिनेशन डेथ है, किसी के लिए मटेरियल सक्सेस है। यही तो है संकीर्ण सोच, यही हमें हाईलाइट करना है, इसी पे हमें ज़्यादा एनालिटिकल अपनी एबिलिटी दिखानी है कि हमारी सोच यहीं तक रह गई है, ठीक है। देन गोल्स भी है, अभी पब्लिक प्राइवेट लाइफ जो होती है कि हमें इतना सेल करना है, ये करना है, वो करना है, तो और पर्सनल गोल्स भी होते हैं, प्रोफेशनल में मतलब सेल करना है, एंड पर्सनल में कि हमें अपने लिए घर बनाना है, हमें अपने लिए मतलब कार खरीदना है, ये सारी चीज़ें। देन फिर देर इज स्पिरिचुअल साल्वेशन, जैसे महात्मा गांधी इन चीज़ों पे जोर देते थे, तो वी हैव मोक्ष होता है, मतलब लार्जर कंटेक्स्ट में देखो तो निर्वाणा कह सकते हो, या इनलाइटनमेंट, बुद्धा से कनेक्ट कर सकते हो। इवन बुद्धा ने इनलाइटनमेंट से ज़्यादा उन्होंने फोकस किया 8 फोल्ड पाथ पे, कि जर्नी पे फोकस करो। एन एग्जाम्पल आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप में ले सकते हो कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो है ना बहुत इस चीज़ से ना अट्रैक्टेड होते हैं कि उनकी पसंद की शादी हो, एंड पसंद की शादी किनसे हो, जिनसे मतलब उन्हें प्यार है। तो द थिंग इज कि वो मैरिज को अल्टीमेट गोल मानते हैं, बट इतना तो नहीं होगा ना, मैरिज के बाद भी लाइफ है, और उसके बाद आप कैसे चलते हो वो भी मैटर करता है। तो बस एक डेस्टिनेशन मान लिया कि शादी किसी तरीके से होनी है, एंड वी ऑल नो कि इसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई लाइफ जो है ना जो इस तरह से सोचते हैं बस एक डेस्टिनेशन है। मैं बस एक एस्पेक्ट को टच कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसका जो है ना वास्ट इंटरप्रिटेशन है। तो बस एक डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, आपको पूरी लाइफ को एज अ होल देखना पड़ेगा, आपको हर मोमेंट को समझना पड़ेगा, हर मोमेंट को एंजॉय करना पड़ेगा, एंड हर मोमेंट में चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होंगे जब आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये पाथ का जो जर्नी आप फॉलो कर रहे हो उसका एक हिस्सा है, आपको समझना पड़ेगा। तो यही है कोट कल के लिए, या लास्ट कोट कह लो, कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। ये लास्ट है। कंटेनमेंट का मतलब है संतोष, ठीक है, संतोषम परम सुखम। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कोशिश करूंगा कि समझ आ जाए, और ये सब वर्ड तो आपको आता ही होगा, ठीक है। ओके, आते हैं हमारे सुंदर से सेगमेंट डायमेंशन फैक्ट्री के 12th डे पे। 6th क्वेश्चन को हम फिनिश करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों से पूछा कि हम GS1 में अब कौन से सब्जेक्ट की ओर बढ़े, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं ना एक पोल ही करा दूं। कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा जो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कल बहुत ज़्यादा बच्चों ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो किया, कई बच्चों ने पॉलिटी भी लिखा है, तो मैंने पॉलिटी का तो पूछा ही नहीं था, मैंने GS1 का पूछा था। पॉलिटी पे भी आएंगे, बट अभी के लिए GS1 को कंप्लीट करते हैं। एंड देखो सोसाइटी में हमने 6 टॉपिक्स टच कर लिए धीरे धीरे टॉपर्स कॉपीज से, एंड उसमें इंप्रोवाइजेशन भी, और आज भी मैं दिखाऊंगा इंप्रोवाइज कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो मैं पोल ही करा दूंगा हमारे ग्रुप पे, ठीक है, वोट के अनुसार डेमोक्रेसी बहाल होगी, एंड देन वी विल डिसाइड कि आगे क्या करना है। सो लेट अस स्टार्ट। देखो इस क्वेश्चन का डिमांड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेजर डिमांड जो शुरू का है वही हमने डिस्कस किया कि स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव, 2 वैल्यूज हैं, टॉलरेंस एंड लव, वो इंटरेस्टिंग फ्यूचर ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है रहा है अर्ली टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम्स तक। ये है पहला पार्ट, आई मीन 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, एंड देन देयर आर फ्यू हिडन डायमेंशंस जो हमें टच करने हैं बॉडी में, क्योंकि ये 250 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, वैसे ये 250 150 वर्ड मैटर नहीं करता है। अभी आप लोग कंटेंट जो है सॉरी जो कंटेंट बनाने पे काम करो, ना कि आप फोकस करो ऑन कितने वर्ड्स के हैं। धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ आ जाएगी ना, डिमांड कैसे एड्रेस करते हैं, डिमांड क्या है, ये सब समझ आ जाएगा ना, तो फिर अपने आप वो अपने हिसाब से मोल्ड कर लोगे कितने वर्ड्स में जरूरत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यस, अर्ली टाइम्स में कैसे था हम ये डिस्कस कर चुके हैं, आज प्रेजेंट टाइम्स में कैसा है ये डिस्कस करेंगे। एंड देन देयर इज अ हिडन, सुंदर सा, और ये चैलेंजेस वाला भी हिडन है। देन कंक्लूजन लिखो या वे फॉरवर्ड, जो भी लिखना है। अब एलैबोरेट का आपको मतलब पता, मैंने कल ही बताया था, बहुत सारे बच्चों ने ब्रेनस्टॉर्म भी किया कि आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। एंड देखो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स, बट इट इज ऑल्सो, मतलब कि एक इंटरेस्टिंग फीचर इंडियन सोसाइटी का बस अर्ली टाइम्स में नहीं रहा है, प्रेजेंट में भी है, ठीक है। हमारे सोसाइटी में ये दोनों वैल्यूज अभी एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रांगली एग्जिस्ट करते हैं, एंड बट इट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड आई सॉ अ आंसर, आई मीन एक ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ मैंने देखा कल, जो बच्चों ने सबमिट किया उस ग्रुप पे बिटवीन 7 to 9 PM, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने इस एस्पेक्ट को मिस कर दिया। बट देन देयर वाज अ गर्ल एंड आई टू लर्न फ्रॉम हर, सी हैज पुट दिस थिंग कि इंपॉर्टेंस पे भी हम बात कर सकते हैं कि कैसे ये जो 2 वैल्यूज हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, मतलब पहले भी थे अभी के लिए। तो एक छोटा सा हम क्या डायमेंशन नहीं बना सकते, जस्ट सपोज पहले पेज में हमने ये कवर कर लिया, सेकंड पेज में हमने ये कवर कर लिया, अगर 250 वर्ड्स है तो 1
फोर्थ स्पेस में हम ये दिखा सकते हैं, 1/4 या 1/3 स्पेस में हम ये दिखा सकते हैं, 1/3 स्पेस में हम ये दिखा सकते हैं, 1/3 स्पेस में ये दिखा सकते हैं। तो देखो हर एक जो वर्ड है ना उसको हमने एड्रेस कर दिया। तो सी हैज सोन दिस, आई मीन देखो उन्होंने ये ब्रेनस्टॉर्म किया, अभी आंसर पूरा नहीं लिखा है। तो एक तो उन्होंने पास्ट में दिखाया, प्रेजेंट में दिखाया, चैलेंजेस दिखाए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ये सारी चीजें होंगी, देन इंपॉर्टेंस पे भी उन्होंने बात करी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये फायदा है दूसरी की कॉपीज देखने का, उससे सीखने का, पीयर की कॉपीज, आई मीन वो ग्रुप आपको प्रोवाइड करता है। बस अपना मत लिखो, मैं तो बताऊंगा ही, और भी लोगों की कॉपीज देखा करो, सीखो, थोड़ा समय दो। अभी हमारे पास है ना टाइम, बहुत टाइम है, अभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में टाइम है, तो अभी मेंस पे ही थोड़ा फोकस करते हैं। ऑल्दो हम जो आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये सोच लेना कि हम बस यहाँ मेंस डिस्कशन कर रहे हैं। बट जैसे जैसे हम प्रीलिम्स की ओर बढ़ेंगे ना, तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजों पर ज्यादा हम फोकस करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप ना धीरे धीरे आंसर राइटिंग एबिलिटी भी डेवलप हो, साथ साथ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी है, ठीक है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंस भी है अभी के लिए, कैसे वो दिखाना है, देन चैलेंजेस एंड देन कंक्लूजन। हम देख लेते हैं जो हमारे टॉपर हैं प्रथमेश कुमार सर, इनकी कॉपी देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने फीचर्स बताया था, हमने ये देख लिया था। देन इन्होंने क्या बताया कि सेव्ड इंडियाज प्रेजेंट आइडेंटिटी, तो उसमें उन्होंने जो वही कंटिन्यू कर दिया कि इमाइग्रेंट्स या माइग्रेंट्स आए थे, तो कॉन्टिन्यूटी दिखाई, उसी वर्ड को, उसी चीज को उन्होंने अभी शो कर दिया फिर से कि हम रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर रहे थे। 1952 में जो कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन की हम सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने रेफ्यूजीज को अपने यहाँ आने दिया, रहने दिया। तिब्बतियन रेफ्यूजीज, पता है ना चाइना ने जब कैप्चर किया था तिब्बत पोस्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो हमने उनको हिमाचल में धर्मशाला, आपको पता होगा। देन अफगान रेफ्यूजीज को भी जगह दिया। अभी रिसेंटली जो अफगान में तालिबान ने टेक ओवर किया, तो जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उनको हमने मतलब आने दिया, रहने दिया, उनकी सेफ्टी हमने इंश्योर करी। देन सेकंड पॉइंट उन्होंने दिखाया कि स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस है, मतलब हम जो इतने डाइवर्स, इतने मल्टीपल रिलीजियस, जो इतने सारे रिलीजन्स है हमारे कंट्री में, तो उसके रहते हुए भी अभी टॉलरेंस है, तभी तो हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं ना। डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन्स हैं, फिर भी हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो वही रिलीजन वाले एस्पेक्ट में टॉलरेंस इन्होंने यूज किया है, वही कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। पीस हम एडवोकेट कर, तो ये जो दो वैल्यूज है ना, वो पीस एडवोकेट तो करेगा ही ना। टॉलरेंस, एक तो हम हमारे पास एबिलिटी है कि हम मतलब कि बर्दाश्त कर सके दूसरों के जो हमसे डिस्टिंक्ट है, दूसरा लव, मतलब जो कमजोर हैं, जो जिनको जरूरत है उन्हें प्यार भी दें, दोनों वैल्यूज है ना। तो पीस जो है हम दूसरों की सुनते भी हैं, डाइवर्स पर्सपेक्टिव को सुनते भी हैं, तो वही है पीसफुल रिजोल्यूशन जो अभी आपको दिखता है ना। बहुत सारे इशूज हैं नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हो गए। अगर मणिपुर क्राइसिस को आप हटा दो तो बोडो टॉक्स, देन नागा टॉक्स, ये सारे 2019 से लेकर 2023 के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो ये एडवोकेट करता है और हमारी सोसाइटी में ऐसा है, तभी हम ये कर पा रहे हैं। देन वी हैव सॉल्यूशंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस, एक एस्पेक्ट उन्होंने एनवायरमेंट दे दिया कि टॉलरेंस एंड लव एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम करेंगे ना। इंडिया तो हिस्टोरिकली एनवायरमेंटल क्राइसिस के फेवर में रहा है, सॉरी एनवायरमेंटल क्राइसिस ना हो उसके फेवर में रहा है, कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें, कैसे हम बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करें, वेरियस एग्जाम्पल्स तो हम खुद शो करते हैं। देन वी हैव जियोपॉलिटिकल एरिना, यहाँ पे इंडिया एडवोकेट करता है डिबेट्स, डिस्कशन, जैसे WTO है, यूनाइटेड नेशन है, IMF है, बहुत सारी बॉडीज हैं, अभी रिसेंटली SCO है। एंड अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में मतलब कि हेल्प करा कि वो भी एक मेंबर बने, इंक्लूड करा अपने जो हमारे यहाँ हुआ था समिट। तो इन्होंने ऐसे 5 पॉइंट्स दिखाए कि प्रेजेंट टाइम्स में, इधर इन्होंने 3 पॉइंट्स दिखाए थे पास्ट में, एंड यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट टाइम्स में ऐसे दिखाया था। हम भी ऐसे अप्रोच अपना सकते हैं। सिंपल है कि जैसे पॉलिटिकली दिखा सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कराता है डिबेट डिस्कशन के लिए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए जो इन्होंने भी लिखा। फिर हम ऐसे शो कर सकते हैं कि टॉलरेंस एंड लव है, तो है ना, हमारे रिलीजियस जो रिलीजन्स इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी हम पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड ग्लोबल लेवल पे दिखा सकते हैं, एनवायरमेंटल लेवल पे दिखा सकते हैं, या एक कॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट से भी हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, जैसे सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी कह सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अहिंसा जो हमने दिखाया हमारे रिलीजन्स में, देन गांधी वाला दिखाया, गांधीयन फिलॉसफी उससे इंस्पायर था। एंड अभी प्रेजेंट में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं। देन वी हैव सर्वधर्म समभाव, ठीक है, और सर्वधर्म समभाव एंशिएंट टाइम्स में जो हमारे टेक्स्ट हैं उससे ये निकला है। एंड सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो हमारा बना है उसी से इंस्पायर्ड है और वो कंटिन्यूड है। देन वी कैन शो दैट कि वसुधैव कुटुंबकम भी हमारे एंशिएंट जो टेक्स्ट हैं उससे निकले हैं। एंड हम ग्लोबल साउथ लीडरशिप की बात करते हैं, हम वैक्सीन मैत्री की बात करते हैं, मतलब प्रोवाइड कराते हैं, हम हेल्प करते हैं उन कंट्रीज को जो डिजास्टर की वजह से इशूज झेलते हैं। आई मीन ऑपरेशन दोस्त, एंड देयर आर सो मेनी ऑपरेशन। अभी जो म्यांमार में भूकंप आया था उस समय में जिस तरह से इंडिया ने हेल्प किया, या अफगानिस्तान में भी रिसेंटली कल परसों जो आया है उसमें हेल्प कर रहा है, तो ये भी है। और ऐसे आप शो कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी के फॉर्म में भी, मतलब ऑल टुगेदर यही 4-5 पॉइंट्स आएंगे जहां आप चाहे मल्टीपल अप्रोच अपनाओ, शो करना है ऐसे ही, ठीक है। ये तो हो गया। अब सर के कॉपी में क्या है ना, उन्होंने थ्रेट्स या चैलेंजेस को इंक्लूड किया है। एंड चैलेंजेस में आप
मल्टीपल तरीके हैं, उन्होंने एथनिक क्लासेस की बात करी, मिलिटेंसी जो प्रमोट करती है नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, खास करके पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। देन वी हैव कम्युनल राइट्स होते हैं ना, राइट्स होते हैं ना हमारे इंडिया में, एंड रीजनलिज्म जो है वो भी एक इशू है। तो 3 पॉइंट्स इन्होंने दिखाया है कि कैसे चैलेंजेस हैं। हमारे पास भी मतलब और भी तरीके हैं, कम्युनलिज्म दिखा सकते हैं, कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी दिखा सकते हैं, वो भी चैलेंज है, लव एंड टॉलरेंस जो एग्जिस्ट करता रहा है हिस्टोरिकली इंडिया में, डिजिटल हेट को भी दिखा सकते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी दिखा सकते हैं जो बढ़ता ही जा रहा है, एंड देन ग्लोबल टेररिज्म को हम शो कर सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर, जो इन्होंने भी एक तरह से इसी चीज़ को टच किया है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या मिलिटेंसी प्रमोट कर रहे हैं जो एडवर्सरी कंट्रीज हैं। तो यही है चैलेंजेस में। बट अगेन कहूंगा कि इसमें हम ना जैसे स्पेस दिया ना, ये पूरा पेज गया, इन्होंने 3 पेजेस में आंसर लिखे, यूजुअली 3 पेजेस मिलते हैं, यहाँ इतने में इंट्रोडक्शन, देन इतने में अर्ली टाइम्स। एंड मैंने कल जो रिव्यू किया था ना, तो एक बच्चे को मैंने सजेस्ट किया था कि उन्होंने ज़्यादा स्पेस दे दिया टू द सेकंड पॉइंट, उन्होंने 8 पॉइंट्स दे दिए थे, सर ने जैसे 4-5 पॉइंट्स दिए, तो इतना चलता है। बट आई वुड सजेस्ट कि स्पेस जो है ना यूनिफॉर्म होने चाहिए। जब आप अर्ली टाइम्स का शो कर रहे हो एंड प्रेजेंट टाइम्स का शो कर रहे हो, तो कोशिश करो यूनिफॉर्म नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो 1-2 पॉइंट्स ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेम लाइन्स पे हमें बताना है ना, दिखाना, इक्वली इंपॉर्टेंट दोनों है। अर्ली टाइम्स में भी एग्जिस्ट करता था और आज भी करता था। देन यहाँ पे हम एक फैक्टर इंक्लूड कर सकते हैं, हम दे सकते हैं इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि क्या है इन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस आज के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर सकता हूँ इंपॉर्टेंस में कि हमारे डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है डिसेंट, डायलॉग, प्लूरल ओपिनियंस, ये सब मैटर करता है। तो ये रहेगा तभी हम जो जिस तरह की सोसाइटी हमने ड्रीम करी है वो हम बना पाएंगे, या विकसित भारत 2047। देन ये जो 2 वैल्यूज हैं उसकी वजह से सोशल कोहेशन, ठीक है, कि मतलब एक तरह से ग्लू की तरह एक्ट करता है। देन वी कैन शो कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या पीस पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, बट वहां पे क्या था ना कि हमें दिखाना था कि कैसे एग्जिस्ट करता है, बट अभी क्या है ना इंपॉर्टेंस दिखाना इनकी। तो यहाँ पे सोशल कोहेशन या जो हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या पीस, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रीजन ये है कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो खतरा रहता है ना कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा हमारे लिए, बहुत बड़ी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी बन सकती है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकती है, ठीक है। देन वी हैव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो देखो वर्क प्लेस पे एक एग्जाम्पल लो कि डाइवर्स या जो प्लूरल सोच वाले, मतलब प्लूरलिस्टिक व्यूज अगर आएंगे तो और अच्छा हम ना चीजें बना पाएंगे, प्रोडक्ट बना पाएंगे और अच्छे ढंग से लोगों की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। देन वी हैव जो हम क्राइसिस के टाइम में जो रिस्पॉन्स करते हैं टुवर्ड्स द अपने लोगों के लिए भी, जैसे अभी लैंडस्लाइड्स आए हिमाचल में, ये सारी चीजें, एंड दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं उनके लिए, ठीक है। देन एथिकल कॉम्पास की तरह ये होगा, ये 2 जो वैल्यूज हैं कि अभी जो जिस तरह से पोलराइज्ड चाहे कंट्री हो या वर्ल्ड हो, पोलराइज हो जाता है ना कुछ मुद्दों पे हमारी कंट्री, तो उस चीजों के लिए एक तरह से एक एथिकल कॉम्पास की तरह काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट पावर, जो इंडिया का सॉफ्ट पावर या ग्लोबल स्टेचर है ना, इसकी वजह से बढ़ता है एंड बढ़ेगा, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड कंक्लूजन आप डाल सकते हो, जैसे सर ने डाला है, ठीक है। हैव रिक्वायर्स पॉलिसीज लाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन्होंने बात की है, बट एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि कंक्लूजन में हम क्या कर सकते हैं कि 3 चीजों पे टच करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। अब वो 3 चीजें क्या है? तो सबसे पहले कि कॉन्टिन्यूटी है, मतलब इन 2 वैल्यूज की फ्रॉम द बिगिनिंग, वो हमें दिखाना चाहिए, मतलब उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, ठीक है। देन द सेकेंड पार्ट इज नेसेसिटी, जैसे इंपॉर्टेंस की बात की ना, तो नेसेसिटी है, क्रूशियल है ये, इस पहलू को कोशिश करना टच करने का, मतलब बस ऐसे नहीं कि कंक्लूजन में कुछ भी लिख दिया। तो एक्नॉलेज करना, कंटिन्यूटी है, एग्जिस्ट करता है, यही क्वेश्चन था ना, इलेबरेट करना था, ये दिखाओ। देन नेसेसिटी है, सो नेसेसिटी की क्रूशियल है इंडिया के लिए, ठीक है। एंड स्पेशली पोलराइज वर्ल्ड में या इंडिया जो जैसा दुनिया चाहता है या जैसा भारत चाहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज कि एक विजन के साथ आप एंड कीजिए इस कंक्लूजन को, क्या कि इंडिया ग्लोबल रोल जो डिपेंड मतलब चाहता है ना, वो डिपेंड इसी चीज पे करता है, ठीक है। कोशिश करना कि इन तीनों पहलुओं को टच करो अपने कंक्लूजन में, 2 लाइन या 3 लाइन्स में। तो इनकी कॉपी जैसे मैंने दिखाया कि पहले एस्पेक्ट इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, और देखो भक्ति मूवमेंट इज अर्ली टाइम्स एंड सेक्युलरिज्म इन द प्रेजेंट डे, इन्होंने बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल का यूज इंट्रोडक्शन में ही कर लिया, ये मुझे बहुत यूनिक लगा। आई थिंक दिस कॉपी इज ऑफ ज्योति प्रकाश इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन अर्ली टाइम्स में दिखाया कैसे एग्जिस्ट करता है अपने तरीके से, ठीक है। अभी तो ये ब्रेनस्टॉर्म किया है, तो अभी प्रॉपर आंसर लिखेंगे तो और अच्छा आएगा। देन फिर इंपॉर्टेंस बताया, एंड देन चैलेंजेस बताया, देन कंक्लूड किया, ठीक है। तो पीयर्स की कॉपीज की इंपॉर्टेंस यही है। तो सर ने मतलब बहुत अच्छा आंसर लिखा है अनडाउटेडली, कितने अच्छे से पॉइंट सब्सटेंशिएट किया, देखो हर चीज को इन्होंने जस्टिफाई किया है, जो भी आर्ग्यूमेंट दिए हैं, एक भी आर्ग्यूमेंट बिना एग्जाम्पल के नहीं है। ये खूबसूरती होती है, मतलब पॉइंट्स जनरेट कर रहे हो तो आपके पास ये
जो है अच्छा एग्जाम्पल्स, डेटा, फिगर्स होना चाहिए, जो ये सर की कॉपी में है। सर ने सारी चीज़ें एड्रेस कर दी है, बस इंपॉर्टेंस की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इन वैल्यूज़ की प्रेजेंट इंडिया में, क्योंकि वर्ड्स 250 है ना, इसीलिए। ओके, सो ये है आज का पूरा डिस्कशन। आप लोग ना पूरा आंसर लिखकर, जिन लोगों ने लिख लिया उनको नहीं लिखना है, जिन्होंने नहीं लिखा है, बस जिन्होंने ब्रेनस्टॉर्म ही किया था, तो उनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो पूरा आंसर अपलोड करें बिटवीन 7 to 9 PM। अब हम आते हैं आज के डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन पे, ठीक है। सो आज हमारी टीम किसी वजह से ना आज जो है पीडीएफ बनने में थोड़ा डिले है, बट आपको पीडीएफ मिल जाएगा वेबसाइट पे टाइमली 2 PM। तो हम इसके लिए वेट नहीं कर सकते थे, तो आई थॉट कि जो मैं रॉ पीडीएफ बनाता हूँ ना उसी को यूज़ करूँ, और इसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया, निश्चिंत रहो आप लोग। तो इसको डिस्कस करते हैं। आज का जो है डिस्कशन मेनली प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने जो उठाए हैं वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। सो पहला है गवर्नर्स कैन नॉट सिट ऑन बिल्स एंडलेसली। चलो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, अंडर आर्टिकल 143 अभी प्रेसिडेंट रेफरेंस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ना इसको डिस्कस कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को जजमेंट दिया था, जो 2 जज बेंच है। तो इस आर्टिकल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें कुछ जो है क्या बोलते हैं अपडेशन आया है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ चीजों को ऐड किया है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। GS2 पॉलिटी द हिंदू पेज नंबर 1। देन वी हैव इंडिया सेट्स आइज ऑन 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट्स, PM प्रोमिसेस फास्टर अप्रूवल्स। सोर्स जो है द हिंदू पेज नंबर 1 GS3। लेट मी सी कि मुझे PDF मिल गया है क्या, अगर मिल गया है तो ओके, अभी टाइम है। सो करते हैं हम डिस्कशन कि 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट की तरफ इंडिया देख रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली सेमीकॉन 2025 में जो है लोगों को एड्रेस कर रहे थे, पब्लिक जो है वो एड्रेस कर रहे थे पब्लिकली, तो उसमें कुछ चीजें उन्होंने बोली है, एंड कुछ एक और उसी से रिलेटेड डेवलपमेंट है कि इंडिया ने फर्स्ट मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट चिप बनाया है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, और ये स्टेट PCS प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव COP30 जो होने वाला है ब्राजील में, तो उसमें फोकस पॉइंट क्या होगा, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, या USA ने जो विड्रॉ किया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, या कह लो GS3 एनवायरमेंट जो है उसके पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बट मेनली प्रीलिम्स की बात है इधर। देन वी हैव चाइनीज कंपनीज टर्न टू जेनेरिक्स फॉर वेट लॉस ड्रग्स। आप लोगों को पता है UPSC प्रीलिम्स में क्या करता है कि कुछ कीवर्ड्स दे देता है जो न्यूज में रहता है, पूछता है कि ये किससे रिलेटेड है। कभी वो GM क्रॉप से होता है, कभी ड्रग्स जो मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, कोई केमिकल होता है न्यूज में उसको यूज करता है। तो इसके लिए मैं फ्रॉम लास्ट 1 ईयर 2014 से देख रहा हूँ कि 2 ड्रग्स बहुत ज्यादा न्यूज में है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस। एंड जो मैं CSP लेता था उसमें भी इन 2 ड्रग्स को मैंने इंक्लूड किया था, क्योंकि 1 साल से ये न्यूज में है। तो UPSC क्या करता है ना, समटाइम्स कुछ चीजें जो न्यूज में रहती है फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, तो उसको बाद में इंक्लूड करता है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू गाइस कैन सी द क्वेश्चंस, आई मीन रिलेटेड टू जो ड्रग्स न्यूज में है, खास करके जो वेट लॉस ड्रग्स हैं। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट जो बिल है, सॉरी फर्स्ट जो आर्टिकल है। तो सिंपल है कंटेक्स्ट की, सुप्रीम कोर्ट जो है वाइल हियरिंग अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इसे हमें समझना है। तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कुछ आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल 143, मतलब इस पूरे जजमेंट को या पूरे जो ऑब्जर्वेशन है उसको समझने के लिए आपको आर्टिकल 143, आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201, इन तीनों को हम देखेंगे, और इस तरह से आपका प्रीलिम्स का भी रिवीजन होगा, मेंस का भी होगा। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का सिंपल मतलब होता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि उसको एडवाइस चाहिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट कैन रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एडवाइजरी ओपिनियन। इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया कि वो पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग बट कैरीज परसुएसिव अथॉरिटी। बाइंडिंग नहीं है, सिंपल है। इन दिस केस अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाज मेड रिगार्डिंग द गवर्नर्स पावर टू सिट ऑन बिल्स। ओके, अब ये जो केस है ये क्यों प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या आर्टिकल 143 को यूज किया गया है अभी के जो प्रेसिडेंट है? रीजन बिंग की तमिलनाडु के जो गवर्नर है ना, वो 10 उनके ऊपर आरोप है कि वो 10 बिल्स जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पास किया, लेजिस्लेचर ने पास किया, उसको वो पास नहीं कर रहे थे, मतलब उसको एसेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है। एक तरह से पॉकेट वीटो लगा रखा था, ये रहा। और इसी पे 2 जज बेंच की जो है जजमेंट आई 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के कि एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ द तमिलनाडु गवर्नर हु हैड डिलेड एसेंट टू 10 स्टेट बिल्स सिंस 2020, तब से उन्होंने रखा है। एंड उस जजमेंट में क्या था ये भी हम देख लेते हैं कि डिवीजन बेंच हैड इम्पोज्ड अ 3-month डेडलाइन फॉर द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स टू डिसाइड द फेट ऑफ बिल्स इफ द बिल्स वर लेफ्ट पेंडिंग बियॉन्ड 3 months। उस जजमेंट में ऐसा बोला गया कि अगर 3 month से ज्यादा आप पेंडिंग रखते हो बिल को, दे वुड बी डीम्ड टू हैव रिसीव्ड एसेंट, मतलब उसको मान लिया जाएगा कि वो बिल जो है उसको स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नर या प्रेसिडेंट के साइड से, ठीक है। सो इसको हम ऑलरेडी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं ज्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाऊंगा। मुझे आर्टिकल्स रिवाइज करवाना है प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी कह सकते हो। तो आपने आर्टिकल 143 देख लिया, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है प्रेसिडेंट का। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि जब भी इसके लिए जो बेंच जो है बनेगी तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी अंडर आर्टिकल
5 क्लॉज 3 एंड एटलीस्ट आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब भी बनेगा तो कम से कम 5 जजेस बैठते हैं, उससे ऊपर भी हो सकते हैं, 7 9 मतलब ऑड नंबर में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता था। अब आर्टिकल 200 में क्या है कि जिस चीज को लेकर जजमेंट आई थी उसको हम देखते हैं 8th को, कि आर्टिकल 200 में क्या है कि व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर इट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। ऑब्वियसली गवर्नर जब साइन करेगा तभी बिल जो है वो बनेगा लॉ। अब या तो वो असेंट दे सकता है अंडर 200, या तो विथहोल्ड मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, या रिटर्न कर सकता है वो बिल को, इफ एनी मतलब रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज सकता है। एक बार भेज दिया और फिर से स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करके उसे भेज दिया तो उसे साइन करना ही पड़ेगा। बट अगर कुछ नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए तो मे बी तब वो प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए उसे भेज सकता है, मतलब डिले कर सकता है। तो रिकंसिडरेशन जो है ना मनी बिल के लिए नहीं कर सकता है। एंड द फोर्थ वन इज रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, यहां पे है। देन आते हैं आर्टिकल 201 बिल्स रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, मतलब गवर्नर जो बिल रिजर्व कर दिया, इफ ए बिल इज रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन द प्रेसिडेंट में इधर गिव असेंट और विथहोल्ड द असेंट। अब यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट गवर्नर के लिए ऐसा नहीं लिखा गया है, क्लियरली नहीं लिखा गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर रही है। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड एनी टाइम फ्रेम हियर अनलाइक द गवर्नर हु इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट विदाउट डिले। अब इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में फिक्स कर दिया कि 3 महीने में भाई डिसाइड करो क्या करना है, तुमको डिले नहीं करना है। ओके तो यही पूरा आर्टिकल है। एंड जो जजमेंट आया उसमें 2 जजेज हैं आउट ऑफ 5, मतलब 3 जजेज ने इस चीज को माना कि गवर्नर डिले नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखो जस्टिस विक्रमनाथ ने क्या कहा कि गवर्नर कैन नॉट सिट ओवर द विजडम ऑफ लेजिस्लेचर इनडेफिनिटली। एंड देन जस्टिस पी नरसिम्हा ने कहा कि नो ऑर्गन कैन इंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही है ये आर्टिकल, और ये 8 अप्रैल का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इस जजमेंट में एक चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द नीड ऑफ द सेफगार्ड बट क्वेश्चन द फिजिबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म असेंट रूल। एक तरफ तो सेफगार्ड की बात कही, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी पे क्वेश्चन खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही उठाया है, और उनको लगता है कि हमें केस बाय केस असेसमेंट करना चाहिए, ना कि एक यूनिफॉर्म हमने 3 महीने का जो जजमेंट दे दिया है कि वो माना ही जाएगा। केस बाय केस हमें देखना चाहिए, और ये अच्छी बात है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सो ये जो केस है एंड द एससी जो रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस के इस केस से रिलेटेड, रेनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रेस द नीड फॉर टाइमली एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन लेजिस्लेटिव मैटर्स टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी एंड प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, बेसिक है, समझ आ गया होगा। आते हैं जो सेकंड आर्टिकल है आज का, वो है प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे थे सेमिकॉन इंडिया 2025 इन न्यू दिल्ली। एंड उसी में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ चीजें कही है। पहली बात है कि सेमीकंडक्टर मार्केट जो है ना विच इज सेट टू रीच 1 ट्रिलियन साइज, इसकी बात उन्होंने कही, हमारी सेमीकंडक्टर मार्केट 1 ट्रिलियन होने वाली है, ये टारगेट है। इन 2025 वी गिव क्लियरेंस टू 5 मोर प्रोजेक्ट्स टू ब्रिंग द, तो टोटल 10 प्रोजेक्ट्स जो है सेमीकंडक्टर जो है इंडिया में डेवलप करने के लिए बने, मतलब एस्टैब्लिश हुए हैं। ठीक है, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 18 बिलियन के आसपास हुआ, दैट इज इंडियन, अगर रुपीज में कहो मतलब 18 बिलियन US डॉलर, इंडियन रुपीज में कहो तो 1.5 लाख करोड़। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज कही है, और मैंने देखा यूपीएससी प्रीलिम्स में से क्वेश्चंस देखे हैं, तो उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप को बोला है डिजिटल डायमंड्स, ध्यान रहे ये कीवर्ड, नोट्स में लिख लेना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ 21st सेंचुरी, जैसे ऑयल था ना, क्रूड ऑयल प्रीवियस सेंचुरी में मतलब 2000 में कह लो, सॉरी 20th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट था ना, उसी तरीके से चिप को वो मान रहे इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस सेंचुरी 21st सेंचुरी। ठीक है, यही पूरा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट मिशन है जिससे हमें रिवाइज करना है स्कीम्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो दैट इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसको लॉन्च किया गया था 2021 में दिसंबर में। ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि टू डेवलप ए सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन इंडिया, इकोसिस्टम इन इंडिया, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो है ना, सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बने। ठीक है, और नोडल मिनिस्ट्री जो था, और जिससे कि हमारा जो डिपेंडेंसी है ना दूसरे कंट्रीज पे, स्पेशली चाइना पे, वो रिड्यूस हो, एंड मेक इंडिया जो है ना, मेक इन इंडिया वो ग्लोबल हो, और इंडिया ग्लोबल हब बने इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, देन वी हैव नोडल मिनिस्ट्री, हमें समझना पड़ता है क्योंकि प्रीलिम्स में से पूछते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इंसेंटिव्स क्या दिए गए थे, अप टू 50% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स। अगर आप ऐसा यूनिट सेट कर रहे हो इंडिया में तो आपको 50% तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा अगर ये डेवलप कर रहे हो तो। एंड इंसेंटिव्स फॉर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एंड डिजाइन, इन सब के लिए मिला था। एंड देन लिंक्ड विद जो PLI स्कीम है ना, उससे भी इसे जोड़ा गया था। आई थिंक बजट जो था आप लोगों को बताना है, जब इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था ISM को, तो कितना बजट रखा गया था आउटले, मुझे याद है, मैं बोल सकता हूँ, बट लीव यू गाइज हैव टू से दिस। एंड PLI आपको पता है कि स्ट्रीमलाइन किया गया है मल्टीपल मिनिस्ट्रीज को, एंड इंडिया में जो है ना बढ़ावा मिले मैन्युफैक्चरिंग को, ये पर्पस है। तो स्पेसिफिकली इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है ना, वो सेमीकंडक्टर के लिए, PLI सब के लिए, तो इससे भी इसे लिंक कर दिया गया। ओके, अब इसी सेमीकॉन जो प्राइम मिनिस्टर हमारे गए, सेमीकॉन जो इंडिया हो रहा है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर को कुछ प्रेजेंट किया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो PM मोदी रिसीव्स फर्स्ट मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट चिप। ठीक है, अब इसका यूटिलाइजेशन कहां होता है, स्पेस फ्लाइट्स के लिए।
इट इज एन एडवांस्ड रिफर्बिश्ड वर्जन ऑफ द इंडिजिनियसली डिजाइंड। देखो 2009 में देखो तो इसरो जो लॉन्च करता आ रहा है तो वो यूज करता था 16 जो बिट वाला चिप है। ओके, अब जो है ना वो अपग्रेड हो गया है 2009 के बाद से, अभी 32 बिट प्रेजेंट किया गया अवर प्राइम मिनिस्टर। सो ये है अपग्रेडेशन। तो ये इंडिया में बना और मेड इन इंडिया से मतलब कि दिखा सकते हैं कि हम कितना कैपेबल बन रहे हैं। देखो मोमेंटो containing made in India Vikram 32-bit processor launch vehicle grade chip at the Semicon India 2025 on Tuesday। और डिजाइन किया है विक्रम साराभाई, स्पेस सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी एससीएल चंडीगढ़। इन दोनों ये सब पे पूछा जाता है, हो सकता है कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछ देता है, बट स्टेट पीसीएस में ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ना चिप, ये पहले 16 बिट हुआ करता था जिसका नाम है विक्रम 1601, अब ये 32 बिट हो गया एंड 31 मोर प्रोटोटाइप चिप्स जो है ना वो भी प्रेजेंट किया गया। ठीक है, अलग अलग आईटीज एंड जो इंस्टीट्यूशन है इसको डेवलप किया। यही इंपॉर्टेंट, दैट्स इट फॉर दिस आर्टिकल। देन आते हैं कॉप 30 पे, टू फोकस ऑन नोन सॉल्यूशंस सेज इट्स प्रेसिडेंट। सो आपको पता है कि कॉप 30 जो है ब्राजील में होने वाला है नवंबर में। आपको पता है ये यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है उसके अंदर होता है। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। एंड यूएनएफसीसी क्या है, तो जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी। आप लोगों को पता है कि जो कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ, उसमें हर साल मीटिंग होती है। एस्टैब्लिश्ड इन 1992 अर्थ समिट, जो रियो अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, उसी में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब क्या है, तो इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स इंक्लूडिंग रेगुलर सीओपी मीटिंग्स फॉर कंट्रीज टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेज टू क्लाइमेट चेंज थ्रू निगोशिएशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स। तो यूएनएफसीसी का थोड़ा बेसिक समझ लिया। अभी जो सीओपी के प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हैं, जो ब्राजील के जो मतलब कह सकते हो ब्राजील से आए हैं और ब्राजील में होने वाला है। एंड इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ग्लोबल साउथ को लेकर आवाज उठाते आ रही है। तो कॉप 30 will be organized by UN FCC in November in Belém, Brazil, situated at the gateway of Amazon rainforest। क्या मतलब संयोग है, कहाँ पे ये होगा, ये मैटर करता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट आप लोग जानते ही होंगे ब्राजील में। द होस्ट कंट्री एम्स टू शिफ्ट क्लाइमेट समिट्स फ्रॉम निगोशिएशंस हैवी फॉर्मेट। देखो अभी तक जो क्लाइमेट समिट्स मेनली होते थे निगोशिएशंस पे ही ज्यादा फोकस होता था। इनका कहना है कि हम इस बार ना इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे, सॉल्यूशंस पे ज्यादा बात करेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो इंप्लीमेंटेशन होगा नॉन सॉल्यूशन, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट सॉल्यूशंस हमने डिस्कस कर लिया, उसको कैसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दे उस पर फोकस करेंगे, रादर ज्यादा फोकस करेंगे ऑन निगोशिएशंस जो होता है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। ठीक है, एंड अभी अनसर्टेनिटी आई हुई है ग्लोबल लेवल पे। देखो इस चीज को भी उठा रहे हैं कैसे, तो यूएस प्रेसिडेंट जैसे ही बनते हैं फिर से डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया यूएसए को। पहले भी उन्होंने किया था फर्स्ट टर्म में, इस बार भी कर लिया। और यूएसए बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है क्लाइमेट चेंज को अगर देखो, एक तो फंड पर्सपेक्टिव से भी एंड जो उसका साइज है, जो एरिया है, तो उस एस्पेक्ट से भी हम यूएसए से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। बट एक तरह से अनसर्टेनिटी है। बट इन्होंने कहा कि COP 30 emphasized optimism despite global challenges, intends for summits to concentrate on external climate agreements। ठीक है, यही है। और इसमें उन्होंने जिक्र किया है पेरिस 2015 में हुआ COP 21 पेरिस एग्रीमेंट, जहां पे तय किया गया था कि हम ना 2% जो है ना इस सेंचुरी में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, मतलब कि जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर, एंड कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े। ठीक है, बट जिस तरह से चीजें हो रही है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2.6 डिग्री सेल्सियस एक्सीड कर, इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी सेंचुरी एंड तक। ठीक है, तो जो अच्छा साइन नहीं है। देन वी हैव लास्ट आर्टिकल, और ये तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक आर्टिकल ही है। ये आप इसको साइंस एंड टेक से जोड़ सकते हो। और मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बैकड्रॉप दे देता हूँ, तब मैं इन 2 ड्रग्स पे आऊंगा जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, तो देखो यूएसए में ना ओबेसिटी बहुत बड़ा इशू है। तो उसी चीज को देखते हुए ना कि किस तरह से वेट लॉस हो, यूएसए गवर्नमेंट ने 2 ड्रग्स जो है ना उसको अप्रूव किया, मतलब अलाउ कर दिया यूएसए में बेचने को। अब उस ड्रग्स के लिए ना एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको पता होगा एपीआई। ठीक है, तो यूएसए के पास उतनी एबिलिटी नहीं है, जितना डिमांड था या है उस ड्रग्स को लेकर, वो यूएसए के पास नहीं है। तो अगेन चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरर है, तो चाइना क्या करता है कि जेनेरिक ड्रग्स बनाता है और एपीआई के फॉर्म में वो यूएसए को बेचता है, एंड यूएसए की जो कंपनी है उसे अपने हिसाब से मॉल्ड करके उसे ब्रांड करती है। तो इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा 2 ड्रग्स का नाम जो है न्यूज में है, एक है वेगोवी एंड दूसरा है जेप बॉन्ड। अब वेगोवी में क्या होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो है सेमाग्लूटाइड। प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वेगोवी में एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो सेमाग्लूटाइड है। एंड देन वी हैव जेप बॉन्ड, उसमें एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो ट्राइजेपेटाइड है। ठीक है, ये दोनों को देखना है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो वेगोवी में क्या है कि इसका है कि ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। कैसे, इसका क्या मतलब होता है, क्या फायदा है, तो ये मिमिक करता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। इसको भी हम देखेंगे। अब ये क्या है, ये नेचुरली हमारे गट्स में होता है। इसका काम होता है कि गट हार्मोन को दैट इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रेशन, डिलेज स्टोमक एम्प्टीइंग
एंड रिड्यूस एपेटाइट लीडिंग टू वेट लॉस। देखो सिंपल है, हमारी बॉडी में नेचुरली ये ग्लूकैगोन लाइक पेप्टाइड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये क्या करता है, इसका नेचुरली फंक्शन ये होता है कि गट हार्मोन जो है वो इंक्रीज करता है, इंसुलिन सेक्रेशन बढ़ा देता है, ये स्टोमक इम्पटिंग मतलब कि आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है, तो और स्वाभाविक है आपको भूख नहीं लगेगी जल्दी अगर आपका पेट खाली नहीं होगा, ये नेचुरल है। बट इसी ड्रग में क्या है ना कि इस ड्रग में वेगोवी या कह लो उसका जो इंग्रेडिएंट है वो मिमिक करता है इसी नेचुरल जो हमारे बॉडी में हार्मोन होता है, ठीक है। तो इस चीज को और शरीर में बढ़ा देंगे थ्रू एक्सटर्नली हम इस मेडिसिन को लेकर, इस ड्रग को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये मिमिक करता है ऐसे जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा जो ड्रग है वो बस GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट नहीं है, एगोनिस्ट सॉरी, डुअल GIP भी इंक्लूडेड है इसमें, इस चीज को भी मिमिक करता है। मतलब दो इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं नेचुरल हमारे हार्मोन्स हैं हमारे गट में होते हैं, इन दोनों को ये मिमिक करता है। जेप बॉन्ड जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है ट्राइजेपेटाइड। अब मुझे ये समझाना है कि फंक्शन वही है, एक्टिवेट्स टू हार्मोन्स, ये दो हार्मोन को एक्टिवेट करता है। अब जब आप इस मेडिसिन को लोगे इनहेंस करेगा इंसुलिन रिलीज, कंट्रोलिंग ब्लड शुगर एंड मतलब इससे थोड़ा ज्यादा फंक्शन है इसका, एंड रिड्यूसिंग हंगर, भूख ही नहीं लगने देगा। तो स्वाभाविक है कि वेट लॉस होगा, ओबेसिटी नहीं होगी, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी, एपेटाइट आपकी नहीं है उस तरीके से, तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी पे। तो इसका बहुत डिमांड ग्लोबली बढ़ गया। अब ये न्यूज में है तो आप लोग को पता होना चाहिए, हमें नहीं जानना यूएसए में चाइना में क्या हो रहा है, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दो जो ड्रग्स हैं उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट और उसका फंक्शन क्या है। GLP-1 को मिमिक करता है और दूसरा GLP-1 एंड GIP को मिमिक करता है, ठीक है। दैट्स इट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। ये MCQs हैं आज के लिए। एंड एक चीज और मुझे बताना था, जब ये ड्रग्स डेवलप किया जा रहा था ना, तो ये टाइप 2 डायबिटीज को एड्रेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा था, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बट बाद में इसको यूज करा जाने लगा फॉर ओबेसिटी, मतलब उसको कैसे कम किया जाए, वेट लॉस कैसे किया जाए। सो यही है, और आप लोग इसको सॉल्व कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में लिख देना, पक्का लिखना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। और आप लोग अपने आंसर्स अपने कॉपी सबमिट करो, अच्छा लगता है मुझे, इतने अच्छे अच्छे आंसर्स लिखते हो। और कल, और मैं आज क्या करूंगा, आप लोगों को ये कॉपीज जो टॉपर्स कॉपीज है ना वो आज मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।